तो चलो हैप्पी दशहरे के बाद 16 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखते हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कनेक्टिंग मिनिस्टर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये एक नई स्कीम है गवर्नमेंट की, जो मतलब गति शक्ति जो स्कीम है वो हमको देखने को मिलती है। तो इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देन ये अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी अगर हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आज के न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब एडिटोरियल जो है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें भी ये जो एडिटोरियल है ये भी बीएसएफ के बारे में बात कर रहा है। बीएसएफ के बारे में कल भी एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया था, तो वो कल का और आज का यहाँ पर हम मिक्स करके देख लेंगे पूरा बीएसएफ का। देन ये अगर हम देखते हैं तो अगेन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी यहाँ पर फॉरेस्ट, अभी हमने देखा था फॉरेस्ट जो है उसका जो एक्ट आया था उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने देखी ऑलरेडी। देन ये भी अगर हम देखते हैं तो ये भी यहाँ पर एयर इंडिया के बारे में जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड देन उसके बाद बीएसएफ का जो एडिटोरियल है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम पीएम गति शक्ति स्कीम जो है इसके बारे में। अब अगर हम ये स्कीम देखते हैं तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है एम्बिशियस गति शक्ति स्कीम, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान जो है ये भी इसको कहा जाता है। तो प्रीलिम्स में आपको गति शक्ति स्कीम जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कुछ भी पूछा गया तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। देन एम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग जो है वो रहना चाहिए, एग्जीक्यूशन भी जो है वो कोऑर्डिनेटेड रहना चाहिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसका, जिससे कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको यहाँ पर कम ला सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्कीम है इसकी आप फीचर्स यहाँ पर हम देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो उसको इंश्योर हमें करना है, प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है नेक्स्ट 4 ईयर्स में उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है। देखिए जो भी ब्रिजेस होते हैं, जो भी रोड्स है, क्या होता है कि वो सैंक्शन हो जाते हैं। जैसे कि हमने एक बार एक टॉपिक लिया था एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आ तो जाता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, उसके रिजल्ट नहीं दिखते हैं। कि बोल दिया जाता है कि इतना एफडीआई आने वाला है लेकिन वो आता कहाँ है, कहाँ जा रहा है, वो हमें दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, वो स्टैग्नेंट रह जाते हैं, वो यहाँ पर पूरे हो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंश्योर करना है हमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग की, भैया प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हो सके। मतलब यहाँ पर हमें किस पर फोकस करना है, ग्राउंड कॉस्ट सेविंग, क्रिएटिंग जॉब्स। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर समझ लीजिए कोई डैम बनाना है, डैम बनेंगे तो वहां पर लोग काम करेंगे, तो वहां पर जॉब जो है वो क्रिएट होंगे, कॉस्ट जो उसकी वहां पर बचेगी, एंड ग्राउंड जो है ये भी सही तरीके से होगा। स्कीम जो है वो यहाँ पर 110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन में चल रहे हैं वो सबको सबस्यूम कर लेगा, जो 2019 में लॉन्च किए। मतलब सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो तो कट की ही जाएगी, लेकिन उसी के साथ साथ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। जो यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम है पोर्ट पर, क्या होता है पोर्ट पर मोस्टली जो क्लियरेंस है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो फटाफट फटाफट क्या होगा, यहाँ पर जो चीजें हैं वो सॉर्ट हो जाएगी, फटाफट यहाँ पर चीजें मिल जाएगी, एंड जो ट्रेड है उसको भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। अभी आप खुद सोचो कि अगर आपको एयरपोर्ट पर कहीं पर भी अगर आपको घूमने के लिए जाना है, ठीक है, अगर आपको एयरपोर्ट पर, हम एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट वाला एयरपोर्ट बोल रहा है, तो अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो वहां पर आपको समझ लो कि आपके अगर 6 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, फिर 6 घंटे के बाद आप फ्लाइट जो है वो लोगे, एंड देन उसके बाद जहां पहुंचना है आपको वहां पहुंचोगे। ठीक है, अब अगर आप समझ लो नागपुर से मुंबई जा रहे हो, 1 घंटे की जर्नी होती है, 6 घंटा पहले अगर आपको एयरपोर्ट पर आना है तो मतलब समझ लो कि वहां पर 6 घंटा है, वहां पर मुंबई पहुंचने के बाद अगर आपको 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, क्लियरेंस के लिए सबके लिए, तो आप बोलोगे भाई इससे ज्यादा ट्रेन है, हम क्यों वहां से जाना, हम ट्रेन से जाएंगे। या फिर आप बोलोगे नहीं यार इंडिया में ट्रैवल ही नहीं करना है, इंडिया में ट्रैवल करना बहुत बेकार है, या तो खुद की गाड़ी से ट्रैवल करो या तो हम दूसरी कंट्री में जाकर ट्रैवल करेंगे। तो यही चीज यहाँ पर हमें देख, क्या है कोई भी प्रोडक्ट अगर आता है, इंपोर्ट बोलो एक्सपोर्ट बोलो, तो वहां पर पोर्ट जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो टाइम चला जाता है। हम यहाँ पर पोर्ट मतलब जो शिपमेंट पोर्ट होते हैं ये सब की बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या होता है टाइम बहुत जाता है क्लियरेंस में, तो टाइम अगर कम रहेगा तो अपने आप ट्रेड जो है उसको बूस्टअप मिलेगा। यहाँ पर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो सेटअप करने की बात की जा रही है, 2 नए डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में एक उत्तर प्रदेश में। तो ये 2 स्टेट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी जो है सभी विलेज में उसको यहाँ पर एक्सटेंड करना, एम्बिशियस टारगेट जो यहाँ पर सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो यहाँ पर पूरा करना है। इसमें जो लेंथ है नेशनल हाईवे नेटवर्क की वो भी यहाँ पर बढ़ानी है। मोर देन 200 न्यू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर
जो एरोड्रोम ड्रोम्स है उनको भी यहाँ पर स्टैब्लिश करना है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो यहाँ पर लेकर आना है, जिसमें यहाँ पर 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को साथ में, क्या है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग डिपार्टमेंट अगर खुद अकेले अकेले काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ना। मतलब समझ लो कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है और यहाँ पर दूसरा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट जो है ये एनवायरमेंट का क्लियरेंस देता है, ये डिपार्टमेंट जो है ये बाकी लॉजिस्टिक चीजें देखता है। अब क्या होगा, ये अगर देखेगा, ये एक देख रहा है, फिर उसके बाद जाएंगे लॉजिस्टिक के बाद ये दूसरा देख रहा है। अब इससे अच्छा इंटीग्रेटेड वे में अगर काम करेंगे कि भाई तुम यहाँ पे एक को दे दो, ये यहाँ से भी सैंक्शन ले लेगा, यहाँ से भी सैंक्शन ले लेगा, तो क्या होगा, इजी यहाँ पर मैटर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना है। लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज जो है कि डिसजॉइंटेड प्लानिंग जो होती है, स्टैंडर्डाइजेशन जो कमतरता हमें देखने को मिलती है, क्लियरेंस पे जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज है उसका प्रॉपरली क्रिएशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये सभी यहाँ पर करना, ये यहाँ पर गति स्कीम का काम है। गति मतलब क्या है, फास्ट, फास्ट करना है, गति देना है उसको, स्पीड देना है उसको। तो गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसका भी यहाँ पर क्रिएशन किया जाएगा, जहां पर एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म जो है जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उनको प्लान किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा प्रॉपर मैनर में। स्कीम जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेंगे स्कीम के, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग और प्रपोज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसको मैप किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्लैरिटी जो है वो ली जाएगी, डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल हब्स है कंट्री में उनको किस तरीके से लिंक किया जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेसिकली यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा कि जहां जहां पर एकदम लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए वहां पर जाएगी। एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, जिसके तहत मेक इन इंडिया को भी यहाँ पर काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा एंड इंडिया जो है बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड करके यहाँ पर उभरेगा। तो ये जो है इसके आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर इसकी जरूरत है, देखिए जरूरत क्या है। सबसे पहले तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो इंडिया में 13% ऑफ जीडीपी है, मतलब बहुत ज्यादा है अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो वाइड गैप है मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन में, मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर होता है। समझ लो कि अगर हम पूरा इंडिया ले रहे हैं और उसका अगर हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो मतलब माइक्रो लेवल पर क्या हो गया कि भाई अगर प्रॉपर फूड इन्फ्लेशन बोलो या फिर कोई दूसरा प्राइस, कोई प्रोडक्ट इन्फ्लेशन बोलो, ठीक है। लेकिन मैक्रो मतलब क्या, ऑल ओवर इंडिया हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई पूरा यहाँ पर क्या है, तो वो होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ना होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर वाइड गैप जो है वो हमें देखने को मिलती है। और हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट होने की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडिया के एक्सपोर्ट की, जो भी यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, अभी हम सबको पता है कि इंपोर्ट जो है वो इंडिया ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, इससे ट्रेड बैलेंस जो है वो भी हमारा काफी डगमगाया हुआ रहता है ना। तो ये जो है ये यहाँ पर हमें मिल जाता है अगर हम सही तरीके से जो लॉजिस्टिक है उसका अगर सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो, ठीक है। तो ये इसलिए हमें ये जो प्लान यहाँ पर लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी जरूरत है। अब इसमें कंसर्न क्या आते हैं, सबसे पहले लो क्रेडिट ऑफ टेक। देखो क्या है कि अभी जो बैंक है, बैंक भी लोन किसको देती है, लोन उनको देती है कि पता है भाई पैसे वापस आने वाले हैं, है ना। अभी आप समझ लो कि अगर लोन जो है इसको लग रहा है कंपनी जो है वो चलनी नहीं वाली है, फिर कंपनी जो आगे बढ़नी नहीं वाली है, तो उनको लोन देंगे क्या, नहीं देंगे, उनको ही लोन देंगे जिनको लगता है कंपनी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्रेडिट ऑफ टेक जो है ये काफी लो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक के एनपीए चल रहे हैं, सब कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। डिमांड जो उसकी भी कम है, क्योंकि लोग जो है वो अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, रिसेशन है, कोविड की वजह से प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो ऑलरेडी लोग जो है वो अभी क्या कर रहे हैं कि नहीं भाई हमको यहाँ पर यही नहीं करना, तो डिमांड ही कम है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलते हैं, लैंड एक्विजिशन का बोलिए, जैसे समृद्धि महामार्ग है, तो उसका अगर हम विदर्भ मराठवाड़ा देख लेते हैं तो वहां पर जल्दी जल्दी एक्विजिशन हो गया। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं मुंबई के आसपास साइड की, ठीक है, कोंकण साइड की, तो वहां पर क्या हुआ, जो एक्विजिशन है वही जल्दी जल्दी नहीं हो पाया, वहां पर बहुत अड़थड़े आए। तो यहाँ पर लैंड एक्विजिशन डिले होते हैं, लिटिगेशन इश्यूज आ जाती है कि भाई कोई कोर्ट में चला गया कि हमको जमीन जो है वो देनी नहीं है, यही नहीं करना है, वही नहीं करना है ना। तो ये चीजें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कंसर्न्स है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है अगर सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सही लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एनफोर्स यहाँ पर किया जाए। क्लियर है, तो अभी मुझे बताइए इसमें अगर किसी को डाउट है तो। चलो नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर बीएसएफ के बारे में देखेंगे। ये बेसिकली कल के न्यूज़पेपर में आया था, तो मतलब कल के भी इसमें अगर आप देखोगे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखने को मिलता है, बाकी इतनी कुछ खास चीजें नहीं है। तो मतलब कल का और आज का न्यूज़पेपर एक साथ ही हमारे यहाँ पर कवर हो रहा है। तो बीएसएफ के बारे में अगर हम देखते हैं तो न्यूज में क्यों चल रहा है, अभी देखो मैंने कुछ ही दिन पहले आप लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में पूछा था, है ना। और अभी देखो ये हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर अभी मैं आपको पूरा डिटेल जो है फोर्सेस के बारे में बताऊंगा।
कि एक बार यहाँ पर बता दिया, उसके बाद फिर अब जब भी मैं पूछूं तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कौन कौन से फोर्सेस है, कहाँ पर तैनात रहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ज्यूरिसडिक्शन जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, बीएसएफ का, इसको क्या किया, एक्सटेंड किया है। मतलब ये अंडर में किसके आते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, ये सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है, अप टू 50 किलोमीटर इनसाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आसाम। क्या है कि ये समझ लो ये एक स्टेट है, ठीक है। अब ये स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, मतलब पुलिस है, ये किसके अंडर में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, बराबर है, स्टेट लिस्ट में। मतलब यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहेगा नॉर्मल स्टेट के पुलिस का, वो किसका रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, बीएसएफ, समझ लो बीएसएफ जो है अब कोई मतलब कोई बॉर्डर है जहां पर इंटरनेशनल यहाँ पर बॉर्डर जुड़ रही है, तो वहां पर क्या है 15 किलोमीटर तक, पहले ऐसा था कि 15 किलोमीटर जो है वहां तक स्टेट के अंडर तक उनका ये आता था कि उनका क्या अरेस्ट करना है, किसी को कुछ करना है, ये करना है, ठीक है। तो वो बीएसएफ जो है वो, क्योंकि बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अब वो बीएसएफ का 15 किलोमीटर तक ब्यौरा था। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है, 50 किलोमीटर जो है वो अब यहाँ पर कर दिया है। तो मतलब क्या किया उन्होंने, अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है, समझ लो अगर पहले हाइपोथेटिकल नोट पर पहले से 15 किलोमीटर मतलब इतना था, तो अब वहां पर 50 किलोमीटर मतलब इतना कर दिया है कि अब यहाँ तक यहाँ पर बीएसएफ जो है वो कर सकती है, ठीक है, ऑन हाइपोथेटिकल नोट। यहाँ पर टर्म जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज, ऐसा भी आप बीएसएफ को कहा जाता है। तो अगर आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज, ये किसको कहा जाता है, तो ये बीएसएफ जो है उनको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, देन बीएसएफ का जो यहाँ पर एडवांस किया गया है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस में इंडियन आर्म फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये सब आते हैं। सुप्रीम कमांडर कौन होता है इन तीनों का, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम CAPF कहते हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग आते हैं, जैसे कि आसाम राइफल्स आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी 7 आते हैं, टोटल 7, ठीक है, आप लोगों से 2 या 3 बताने हुए थे। आसाम राइफल्स आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी BSF आते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF आते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF आते हैं, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBF आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG आते हैं, सशस्त्र सीमा बल SSB वो हमें देखने को मिलते हैं। प्रद्युमन ने तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ये हमारे प्रधानमंत्री को ये देते हैं, ये भी कहा था। देन उसके बाद स्पेशल फोर्सेस जो है इंडिया में, वो हमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो देखने को मिलते हैं। स्टैब्लिश किए गए थे 22 सितंबर 1986, ये यहाँ पर किए गए थे। देन उसके बाद यहाँ पर स्पेशल फोर्स यूनिट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये स्टैब्लिश किए गए जिससे कि मिलिटेंसी जो हमारे कंट्री में उसको काउंटर किया जा सके। क्रूशियल रोल इन्होंने प्ले किया था 26/11 के मुंबई टेरर अटैक में। देन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG जो है ये यहाँ पर है प्रधानमंत्री के लिए, रेस किए गए 1885। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप मोस्ट इलाइट नोडल प्रोटेक्शन एजेंसी है। इमीडिएट सिक्योरिटी जो है प्रधानमंत्री को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एंड उनके जो इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर सिक्योरिटी इनके द्वारा दी जाती है। चलो अब यहाँ पर हम आते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में अगर हम देखते हैं, इंडिया का बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इसलिए अगर आप देखोगे पंजाब, आसाम एंड उसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल ये जो है ये सब बांग्लादेश जो है वहां पर आते हैं। पंजाब अगर आप देखोगे पाकिस्तान, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। रेस किए गए इन दी वेक ऑफ 1965 वॉर जो हुआ था 1 दिसंबर 1965। देन उसके बाद यहाँ पर मॉडिफिकेशंस क्या किए गए, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, इसके तहत ये पावर जो एक्सरसाइज करते हैं। अभी देखो कल मैंने जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका वीडियो अपलोड किया। अब आपने पता नहीं देखा है नहीं देखा, पर देखना वो जरूरी है। हमारा जो 2021 का यूपीएससी का पेपर आया उसका इकोनॉमी सेक्शन मैंने वहां पर एनालाइज किया, उसमें आरबीआई गवर्नर के बारे में एक क्वेश्चन आया है, आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई गवर्नर जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो आरबीआई है उनको गाइडलाइंस दे सकती है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो वो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट 1968, इसके तहत ये पावर जो है वो डिराइव की होती है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा आ सकता है कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन उनको यहाँ पर करना पड़ता है, उनको वहां पर करना पड़ता है, ऐसे आपको स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी ज्यूरिडिक्शन जो उसको बढ़ाया गया,
मतलब जहां पर 15 किलोमीटर तक उनको जाना था वो इंक्रीज कर दिया गया। प्लस यहाँ पर जो पहले मिनिस्ट्री ने बीएसएफ का एरिया जो है ऑपरेशन गुजरात में, वो भी यहाँ पर क्या किया है, 50 किलोमीटर पर यहाँ पर कर दिया है कि भाई एकदम ज्यादा नहीं, तुमको यहाँ पर कम करना है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो बाकी स्टेट्स है वहां पर इंक्रीज कर दिया गया है उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है। अब पावर जो बीएसएफ यहाँ पर एक्सरसाइज करता है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता है, पासपोर्ट एंट्री एक्ट आता है, पासपोर्ट एक्ट आता है 1967 का। अब आपके लिए होमवर्क है कि ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। एंड देन हमारा जो अभी ये रहने वाला है रिवीजन वाला, वीकली रिवीजन वाला सेशन, उसमें आपको ये तीनों जो चीजें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। देन उसके वेरियस इश्यूज अगर हम देखते हैं बॉर्डर पर, तो वो इंक्रोचमेंट का, इलीगल इंक्लूजन का, ड्रग्स एंड कैटल स्मगलिंग का, ये सभी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और इसको रिजॉल्व करने के लिए जो बीएसएफ है उनकी पावर यहाँ पर क्या की गई है, ज्यादा की गई। गवर्नमेंट ने अपना जुरिडिक्शन एक्सटेंड क्यों किया? सबसे पहली चीज है कि यूनिफॉर्मिटी जो है ऑपरेशनल इफिशिएंसी में वो आना चाहिए कि कहीं पर नहीं जा सकते हैं, कोई स्टेट में जा सकते हैं, कोई स्टेट में वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी स्टेट में ये प्रॉब्लम आता है तो वो नहीं हो पाता है। तो वो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, इफिशियंसी बढ़ जाए। इंफॉर्मेशन क्राइम सीन से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, समझ लो बीएसएफ है, बीएसएफ को पता चला पंजाब में जो है ये घुसपैठ हो रही है वहां पर, तो अब वहां पर क्या होगा कि यहाँ पर बीएसएफ की अगर जुरिडिक्शन में आता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्या है, जुरिडिक्शन बढ़ा दिया गया कि भाई अब घुसो, जो जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है करो बिंदास तरीके से। ये जो है काफी जरूरी था क्योंकि जो ड्रोन ड्रॉपिंग है वेपन्स का, ड्रग्स का, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था पंजाब में। अगर आप देखो खासकर वहां क्या होता है, बाहर से फेंका जाता है ना, ड्रोन से वहां पर जो ड्रग्स है वो ये सब कुछ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो है, ये सब की इंफॉर्मेशन बीएसएफ को मिल जाती है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब दूसरा कुछ कंसर्न ये भी आता है कि फिर जो स्टेट की पुलिस है वो क्या करेगी। देखिए स्टेट की पुलिस भी यहाँ पर काम कर सकती है, उनको एक तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कि स्टेट पुलिस और बीएसएफ दोनों मिलकर साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये एक ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो ये बोलते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करने वाले हैं, उनके पॉइंट्स ये है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट लिस्ट में आता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो उनके यहाँ पर कंट्रोल में रहना चाहिए, स्टेट पुलिस के कंट्रोल में रहना चाहिए। यहाँ पर बीएसएफ करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे स्टेट का जो फेडरलिज्म है उसको हैम्पर करने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो अभी मुझे बताइए, आपको कोई शक शंका है क्या?